वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। लास्ट चैप्टर जो था चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर हमने पढ़ा कि कैसे एटम को डिस्कवर करा और डाल्टन ने एक पूरी की पूरी एटॉमिक थ्योरी लिख दी एटम्स के ऊपर। उस एटॉमिक थ्योरी के अंदर उन्होंने बताया कि एटम दुनिया की सबसे छोटी चीज होती है, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, और एटम को हम लोग फर्दर और आगे डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब एटम से और कोई छोटी चीज हम लोग नहीं बना सकते। तो क्या ये बात सच थी? हमें पता चलेगा स्ट्रक्चर ऑफ द एटम चैप्टर के अंदर। क्या एटम से छोटी और कोई चीज नहीं है इस दुनिया के अंदर? ये सब हम जानने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। और अगर आपने चैप्टर 3 नहीं देखा तो उसका वीडियो फटाफट देख सकते हो। पढ़ते हैं हम लोग चैप्टर 4 को। मैनी साइंटिस्ट contributed in revealing the presence of charged particle in an atom. It was known by 1900 that the atom was not a simple, indivisible particle, but contained at least one subatomic particle. मतलब क्या कि ये चीज़ तो क्लियर हो गई थी 1900 तक कि एटम एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अंदर, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं है, और एटम ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम लोग आगे फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। एटम आगे और भी ज़्यादा तोड़ा जा सकता है। और उसके अंदर क्या चीज़ है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट है, मतलब एटम के ही छोटे छोटे हमने पीस कर लिया, उन्हें बोला हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स। द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाय जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन क्या है? एटम का ही एक पार्ट है। आगे पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन कैसे एक रोल प्ले करता है एटम के अंदर। इवन बिफोर द electron was identified, E. Goldstein in 1886 discovered the presence of new radiation in a gas discharge and called them canal rays. These rays were positively charged radiations which ultimately led to the discovery of another subatomic particle. This subatomic particle had a charge equal in magnitude but opposite in sign to that of electron. Its mass was approximately 2000 times as that of the electron. It was given the name of proton. तो मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से बहुत साल पहले, मतलब 1886 के अंदर ई गोल्डस्टीन ने क्या चीज़ डिस्कवर करी थी? एक गैस डिस्चार्ज के एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने डिस्कवर करा था किसको? प्रोटॉन को। और ये जो प्रोटॉन था, प्रोटॉन के ऊपर, मतलब आप ये समझ लीजिए कि प्रोटॉन का नेगेटिव चार्ज नहीं था। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कैसा रहता है? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। और प्रोटॉन कैसा था? पॉजिटिवली चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन से अपोजिट सिंबल था। और प्रोटॉन का वेट 2000 गुना ज़्यादा भी था। किससे? इलेक्ट्रॉन से। एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन बहुत हैवी था। इट वॉज गिवन द नेम ऑफ प्रोटॉन, और उसका नाम हमने प्रोटॉन ही रखा है। इन जनरल एन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज ई नेगेटिव, मतलब कि माइनस का चार्ज रहता है इलेक्ट्रॉन के पास, और जो प्रोटॉन होता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज रहता है। द मास ऑफ अ प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट, मतलब जो टोटल मास हम लोग काउंट करते हैं प्रोटॉन का, वो 1 यूनिट गिना जाता है। एंड इट्स चार्ज एज प्लस, और उसका चार्ज कैसे लिया जाता है? +1। The mass of electron is considered to be negligible and its charges are in minus. तो मतलब क्या, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन रहता है, इसका चार्ज ये समझ लो हम लोग माइनस में लेते हैं, और जो इसका मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है, ना बराबर होता है, मतलब हम कुछ महसूस ही नहीं कर सकते, इतना कम इसके पास वेट होता है, और जो इसका चार्ज होता है वो माइनस रहता है। ठीक है। इट सीम्ड हाईली लाइकली दैट an atom was composed of proton and electron mutually balancing their charges. It also appeared that the proton were in the interior of the atom, from whereas electron could easily be peeled off but not proton. Now the big question was, what sort of structure did these particles of the atom form? We will find the answer to this question now. तो अब यहाँ पर किस चीज़ की डिस्कवरी हो गई? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। लेकिन अब क्वेश्चन ये राइज हो रहा था कि आखिर इनका स्ट्रक्चर कैसा है, आखिर एक एटम के अंदर ये किस तरीके से प्रेजेंट है। जैसे आपका स्कूल है, आपके स्कूल के अंदर कहाँ पर कौन सी क्लास है, बस आपको बता दिया जाए कि ये बेटा आपका स्कूल है, तो अब आपको रास्ता ढूंढना है, और वो रास्ता ढूंढना कितना इंटरेस्टिंग होगा अपनी क्लास के लिए। तो ऐसे ही ये चीज़ इंटरेस्टिंग थी काफ़ी ज़्यादा। अब हमें ये पता करना था कि आखिर फाइनली स्ट्रक्चर कैसा है हमारे एटम्स का।
तो कैनाल रेस क्या होती है, इस क्वेश्चन का आप आंसर दें। और एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट। तो एक एटम है जो कि एक इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है और एक प्रोटॉन को कैरी करता है, तो क्या वो कोई चार्ज कैरी कर पाएगा? तो आप इस सवाल का भी जवाब जरूर दें कि क्या है वो चार्ज कैरी कर पाता है या नहीं। अब पढ़ते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, मतलब एक एटम का क्या स्ट्रक्चर होता है। वी हैव लर्न डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इन चैप्टर 3। चैप्टर 3 के अंदर जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी उसके बारे में बात हो रही है, विच सजेस्टेड दैट द एटम वॉज इंडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टेबल। मतलब एटम इंडिविजिबल मतलब और ज्यादा हम लोग एटम को तोड़ नहीं सकते, और वो इंडिस्ट्रक्टेबल मतलब वो तोड़ा भी नहीं जा सकता, क्योंकि दैट इज द स्मॉलेस्ट थिंग, सबसे छोटी चीज है। But the discovery of two fundamental particles, electron and proton inside the atom, led to the failure of this aspect of Dalton's atomic theory। तो जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी और जो इसका ये वाला पार्ट था कि एटम जो है हमारे इंडिविजिबल हैं और इंडिस्ट्रक्टेबल हैं, वो यहाँ पर आकर गलत हो गया। गलत किस वजह से हुआ? क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद ये डिक्लेयर हो गया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी एटम के अंदर प्रेजेंट है और वो एटम से बहुत छोटे होते हैं, और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इट वॉज देन कंसिडर्ड नेसेसरी टू नो हाउ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर अरेंज्ड विद एन एटम। फॉर एक्सप्लेनिंग दिस मैनी साइंटिस्ट प्रपोज्ड वेरियस एटॉमिक मॉडल्स। J.J. Thomson was the first one to propose a model for the structure of an atom। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी राय दी इस चीज़ को लेकर, और J.J. थॉमसन थे जो उन्होंने सबसे पहले राय दी कि किस तरीके से एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। तो उनकी कुछ सलाह इस तरीके से थी, जैसे आपने वाटरमेलन खाया होगा घर पे। वाटरमेलन देखते हो आप, पूरा रेड कलर का होता है और उसके अंदर छोटे छोटे ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं। तो उन्होंने भी यही सजेशन दिया, उनको ये लगा कि जो हमारा प्रोटॉन होता है उसका मास ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होगा, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका मास कम होता है तो वो कम क्वांटिटी के अंदर होंगे। तो उन्होंने कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करा कि आप एक वाटरमेलन ले लो, ये पूरा आप वाटरमेलन समझो, और इसका जो ये रेड वाला पार्ट है दिस इज पॉजिटिव स्पीयर, मतलब यहाँ पर प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, और ये जो ब्लैक वाला पार्ट है दिस मतलब ये जो बीज हो गए, सीड्स हो गए हमारे तरबूज के अंदर, इसको उन्होंने बोल दिया इलेक्ट्रॉन। सिंपल था, उन्होंने ये चीज प्रपोज करी थी। थॉमसन प्रपोज दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। तो उन्होंने यही बात बोली कि एक तरबूज की तरह, एक वाटरमेलन की तरह, जो आसपास रेड वाला पोर्शन होता है वाटरमेलन का दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, और जो वाटरमेलन के अंदर सीड्स होते हैं दोज आर इलेक्ट्रॉन्स। तो उन्होंने इस तरीके से डिस्क्राइब करा कि इसी तरीके से एक एटम के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो उन्होंने यही पूरी बात बताई है। फिर चलते हैं हम फिर आगे। रदरफोर्ड ने बताया मॉडल ऑफ एन एटम। Ernest Rutherford was interested in knowing how the electrons are arranged within an atom. Rutherford designed an experiment for this. In this experiment, fast-moving alpha A particles were made to fall on a thin gold foil. He selected a gold foil because he wanted as thin a layer as possible. This gold foil was about 1000 atoms thick. Alpha particles are doubly charged helium ions. Since they have a mass of 4u, the fast moving alpha particles have a considerable amount of energy. It was expected that the alpha particle would be deflected by subatomic particles in the cold atoms. Since the alpha particles were much heavier than the proton, he did not expect to see the large डिफ्लेक्शंस। तो यहाँ पर देखो सिंपल, इस पूरी चीज को बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ नहीं पाते। तो यहाँ पर क्या होता है, रदरफोर्ड जो है उन्होंने भी एटम्स के बारे में बताने की कोशिश करी, लेकिन अब उन्होंने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट से ट्राई करा इस चीज को समझने को। तो उन्होंने क्या करा, अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स कुछ नहीं होता, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं हमारे डबल चार्ज्ड हीलियम आयंस, और कुछ भी नहीं है। तो अभी आपको अल्फा बीटा गामा ज़्यादा इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी क्लासेस में जानोगे, लेकिन अभी समझ लो कि अल्फा पार्टिकल्स थे उनके पास, ठीक है। और उन्होंने क्या करा, गोल्ड लिया। गोल्ड क्यों लिया, क्योंकि गोल्ड को हम लोग बिल्कुल पतले से पतली फॉर्म के अंदर, मतलब सबसे पतला अगर हमें कोई चीज़ है डक्टाइल और मेलेबल, आपने पढ़ी होगी
मोस्ट डक्टाइल एंड मोस्ट मेलेबल हमारा गोल्ड होता है, मतलब गोल्ड को बिल्कुल पतला कर सकते हैं हम लोग, बहुत पतली सी इसकी वो बना सकते हैं, पेपर टाइप, फॉइल टाइप, तो इसलिए उन्होंने गोल्ड यूज़ करा था। अब उन्होंने क्या करा, एक गोल्ड की फॉइल ली। गोल्ड की फॉइल के अंदर ये देखो इस टाइप से एटम्स उसके अंदर अरेंज थे गोल्ड की फॉइल के अंदर। अब उन्होंने उस गोल्ड की फॉइल के अंदर से क्या करा, अल्फा पार्टिकल्स, ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं ये हमारी अल्फा पार्टिकल्स हैं, इनको पास करा। जब इस गोल्ड की फॉइल के अंदर से उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को पास करा तो बीच में ये जो हमारा कुछ चार्ज प्रेजेंट था या फिर ये जो आपको डॉट दिख रहा है, इससे टकरा कर कुछ रेस वापस आ रही थी, डिफ्लेक्ट हो रही थी, वापस आ रही थी। तो ऐसा क्यों हो रहा था, ऐसा किस वजह से हो रहा था? जो कुछ ये साइड वाली खाली जगह थी इससे तो रेज आसानी से पास हो रही थी, लेकिन सेंटर में कोई एक ऐसी चीज थी जिससे टकराकर वो वापस आ रही थी। तो ऐसी क्या बात थी? तो इसी चीज को रदरफोर्ड ने आगे जाकर बहुत अच्छे से स्टडी करा और उन्होंने पता लगाया कि जरूर एटम के बीच में कोई ना कोई एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से जो ये अल्फा पार्टिकल है ये टकराकर वापस आ रहे थे, डिफ्लेक्ट बैक हो रहे थे। डिफ्लेक्ट हो रहे थे मतलब कि अपना रास्ता बदल रहे थे या फिर वापस रिफ्लेक्ट बैक होकर आ रहे थे। तो वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर सरप्राइज हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर सेंटर में क्या चीज़ होगी एटम के, ऐसी क्या चीज़ है एटम के सेंटर में। तो फाइनली डिसीजन वो ये करते हैं कि एटम के जो सेंटर के अंदर है वो कुछ ना कुछ चार्जेस हैं, मतलब उनको ये लगता है कि कोई ना कोई हैवी चीज़ है, और जो हैवी चीज़ है उन्हें लगता है कि वो हैवी चीज़ होगी पॉजिटिवली चार्ज्ड, क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा था कि जो प्रोटॉन्स होते हैं उनका वेट 2000 गुना ज़्यादा होता है किससे, न्यूट्रॉन से। तो वो हैवी चीज़ सेंटर में प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है किसके, एक एटम के। तो ये जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं ये क्या थे, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू किसने पता लगाया था, हमारे रदरफोर्ड ने पता लगाया था कि ये जो डॉट्स हैं बीच में एटम के, दीज आर ऑल प्रोटॉन्स। तो उन्होंने प्रोटॉन्स के बारे में खोज इस तरीके से करी थी, इस तरीके से उन्होंने स्ट्रक्चर बताने की कोशिश करी थी। प्रोटॉन्स की खोज नहीं, स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी एक एटम का। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं, मतलब प्रोटॉन के चारों तरफ घूमते हैं। जैसे आपने अर्थ देखा है, अर्थ के चारों तरफ क्या घूमता है, मार्स, जुपिटर, अर्थ, और अर्थ तो घूमती है, अर्थ के चारों तरफ नहीं, सॉरी, सन के चारों तरफ। सन के चारों तरफ क्या घूमता है, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूमते हैं। इसी तरीके से सेंटर में जो हैवी सी चीज़ थी वो था हमारा प्रोटॉन, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे। इस चीज़ के बारे में उन्होंने बताया, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी रदरफोर्ड के इस मॉडल के अंदर। जो उन्होंने एटम के बारे में ये सारी थ्योरी बताई थी, इसके अंदर जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो ये थी कि ये जो पूरा रिवोल्यूशन हो रहा था, मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉन थे वो एक क्लियर पाथ पे नहीं दिखाए थे। उन्होंने इस तरीके से बताया था कि सेंटर में कोई ना कोई हैवी चीज़ प्रेजेंट है जो कि है प्रोटॉन, और प्रोटॉन के आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे बहुत, मतलब कभी वो एक साथ जाकर उससे भी चिपक सकते हैं, क्या है जो हमारा प्रोटॉन है सेंटर में, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है और पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, तो उसकी भी दिक्कत आ सकती है। या फिर इलेक्ट्रॉन्स जब एक दूसरे से क्लैश होंगे तो वो चार्जेस भी प्रोड्यूस करेंगे, तो वो सारी प्रॉब्लम हो सकती थी, और उसकी वजह से जो हमारा एटम है वो डिसबैलेंस हो सकता था, या फिर हमारा जो एटम था वो खराब हो सकता था। तो ये सबसे बड़ा उनका जो ड्रॉबैक था रदरफोर्ड के मॉडल का, वो यही था। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आते हैं हमारे बोर्स। तो बोर्स ने क्या करा, अपना मॉडल निकाला एटम का, और उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करा, और हम इसी मॉडल के ऊपर पूरा 9th क्लास के अंदर ये कंसेप्ट समझने वाले हैं। इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन रेज्ड अगेंस्ट रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम, नील बोर्स पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग postulates about the model of an atom. Only certain special orbits known as discrete orbits of electrons are allowed inside the atom. While revolving in discrete orbit, the electron do not radiate energy. These orbits are shells. These orbit or shells are called energy levels. Energy levels of an atom are shown in figure 4.3. तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने वही स्ट्रक्चर रखा, गोल सा स्ट्रक्चर रखा। ये जो था देखो स्ट्रक्चर यही कॉपी करा इन्होंने एटम का, लेकिन अब इन्होंने क्या करा,
जो हम लोग अभी इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे थे ना कि इलेक्ट्रॉन जाके अट्रैक्ट हो सकते हैं प्रोटॉन से या खुद क्लैश करके पूरा मतलब एटम के अंदर पूरी खलबली मचा सकते हैं, तो वो चीज़ क्या होगा, उस चीज़ को डिस्क्राइब करा नील बोर ने किस तरीके से कि ऐसे आप एक सर्कल समझ लो, ये हमारा पूरा एक एटम हो गया। एटम के अंदर शेल्स को क्या बोला है उन्होंने, ऑर्बिट। ये शेल्स प्रेजेंट होंगे और ये शेल्स का उन्होंने नाम रख दिया, जैसे के शेल, जो सबसे अंदर वाला शेल होता है इसको बोलते हैं हम लोग के शेल। और जो सेंटर में हमारा प्रेजेंट होता है प्रोटॉन, किसके अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर, तो ये सेंटर का नाम उन्होंने क्या रख दिया, न्यूक्लियस। इसके बाहर वाली जो ये हमारा शेल था इसका नाम क्या रख दिया, के शेल। उसके बाद जो हमारा दूसरा शेल था उसका नाम क्या रख दिया, एल शेल। फिर क्या था हमारा तीसरा शेल, उसका नाम था एम शेल। और जो फोर्थ शेल था उसका नाम था एन शेल। तो इस तरीके से इन्होंने फर्दर हम लोगों को बताया, नील बोर ने समझाया कि किस तरीके से एक एटम के अंदर शेल्स प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन इन शेल्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं इसके अंदर। जैसे ये समझ लो कि ये सेंटर में सन है हमारा और इसके चारों तरफ प्लैनेट्स घूम रहे हैं, बस सिंपल। इसी तरीके से हमारे एटम का स्ट्रक्चर है, सेंटर में बस इसके न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट्स हैं, और इन ऑर्बिट्स के अंदर क्या घूम रहे होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। तो अब यहां पर हम लोग अब न्यूट्रॉन्स के बारे में समझेंगे। तो न्यूट्रॉन्स की भी डिस्कवरी होती है। न्यूट्रॉन को डिस्कवर करते हैं जे चैडविक। जे चैडविक डिस्कवर करते हैं एक और सब एटॉमिक पार्टिकल को जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं था। अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज रहता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज रहता है, लेकिन ये एक ऐसी चीज थी जिसके पास कोई चार्ज ही नहीं था एंड अ मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ अ प्रोटॉन, और उसका मास लगभग प्रोटॉन जितना ही था, मतलब प्रोटॉन जितना ही भारी था। इट वॉज इवेंचुअली नेम्ड एज न्यूट्रॉन। तो उसका नाम क्या रखा गया लास्ट में, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स। जितने भी एटम्स होते हैं उनके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है। ये जो न्यूक्लियस जो हमारा सेंटर वाला पार्ट रहता है, यहीं पर हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अलावा हाइड्रोजन के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। क्या नहीं होता प्रेजेंट हाइड्रोजन के अंदर? मैम पूछ सकती हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्रेजेंट इन हाइड्रोजन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो आपको क्या बोलना है, न्यूट्रॉन। इन जनरल अ न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज एन। अभी हमें पता चला कि प्रोटॉन को कैसे करते हैं रिप्रेजेंट, P+, इलेक्ट्रॉन को कैसे E-। अब जो हमारा न्यूट्रॉन है इसके पास तो बेचारे के पास कोई चार्ज ही नहीं है, तो हमने सिर्फ इसको स्मॉल n से डिनोट करा है। द मास ऑफ एन एटम इज देयरफॉर गिवन बाय द सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो जो भी हम लोग मास निकालते हैं, जैसे किसी एटम का कितना मास है वो हम लोग निकालते हैं किस तरीके से, जब हम लोग ऐड करते हैं किसको, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को। सर इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं ऐड कर रहे हो आप? अभी हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में कि इलेक्ट्रॉन का तो मास नेग्लिजिबल होता है, ना बराबर होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास तो कंसीडर करने का वैसे भी कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंसीडर किसका मास करते हैं, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जब हम लोग मास ऐड कर लेते हैं तभी हमारे किसी भी एटम का मास हमें पता चल जाता है। आगे देखेंगे इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर आपको ये चीज़ समझनी है तो हम लोग देखेंगे आइसोबार और आइसोटोप्स के अंदर किस तरीके से ये पूरा कंसेप्ट यूज में आएगा हमारे। हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स या शेल्स। अब ये जो पूरा इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट है ये समझते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करा गया है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इन ऑर्बिट्स या फिर शेल्स के अंदर। The distribution of electrons into different orbits of an atom was suggested by Bohr and Bury. The following rules are followed for writing the number of electrons in different energy levels of the shell. The maximum number of electrons present in shell is given by the formula 2n square. तो ये हमारा जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि एक शेल, मतलब ये जो आपको एक ये दिख रही है, एक ये जो शेल है, ये एक जो अंदर वाला सर्कल है, इसके अंदर कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 2n। n क्या है, n हमारी ऑर्बिट है, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल इंडेक्स। तो यहां पर देखते हैं, तो हमारी जैसे फर्स्ट ऑर्बिट हो गई k, तो k को हमने क्या करा 2, और ऑर्बिट मतलब कौन सी है ये हमारी n से हमने ऑर्बिट को डिनोट करा है, तो हमारी k कौन सी है, फर्स्ट ऑर्बिट है, तो हमने n की जगह क्या लिख दिया 1।
1 लिख दिया। अब 1 का स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर लिख दिया, तो 2 1 जा 2, ये तो सेम ही रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग सेकेंड ऑर्बिट के लिए देखते हैं। एल शेल है जो, के बाद क्या था हमारा एल, तो एल वाले को देखना है हमें, तो एल को देखते हैं। एल को निकालने के लिए हमें क्या करना है, एन की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 2 पुट कर देंगे, क्योंकि ये सेकंड है ना, देखो के हमारा फर्स्ट है ऑर्बिटल, एल इज सेकंड, तो हमने क्या करा है एन की जगह हमने क्या करा है 2 and 2 फॉर्मूले के अंदर एन की जगह पुट कर दिया है 2 को, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर आ गए हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, दूसरे वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। थर्ड या फिर एम शेल के अंदर, ये जो हमारा एम शेल है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये कौन सा है, थर्ड वाली है हमारी, थर्ड वाला शेल है। तो थर्ड वाले शेल के लिए हम लोग क्या करेंगे, एन को रिप्लेस कर देंगे किससे, 3 से, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर। तो पता लगाना है कि एम शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो सिंपल यही रहेगा हमारा। सबसे पहले देखो कि एम शेल कितने नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है, तो हम लोग एन की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 3, तो यहाँ पर हम लोग ये जो 2 and 2 वाला हमारा फॉर्मूला था, इसको यूज़ करके 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर, तो यहाँ पर यही करा है हमने, देखिए यहाँ पर यही करा है, तो हमारा क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे। तो थर्ड शेल में मतलब कि एम शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे। फोर्थ ऑर्बिट देखते हैं। फोर्थ ऑर्बिट या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन शेल। देखो फोर्थ ऑर्बिट जो है हमारी, इसको एन शेल बोलते हैं। तो यहाँ पर यही वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एन की जगह किसको पुट करना है हमें, 4 को, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 स्क्वायर। देखो यहाँ पर भी यही लिखा है बुक के अंदर भी, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 32 आ जाएगा, मतलब कि 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एन शेल के अंदर। इसी तरीके से आगे भी आप लोग कर सकते हो। तो अभी तक यहाँ तक पढ़ के हमें ये समझ में आया कि के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और जो हमारा एल शेल होता है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और जो एम शेल होता है उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और एन शेल के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स। अब एक और चीज़ बहुत अच्छे से समझ लो आगे का कंसेप्ट समझने से पहले, कि के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए अपनी बाहर वाली इस आउटर ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। दूसरा है हमारा एल शेल। एल शेल को 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। 8 इलेक्ट्रॉन्स मतलब उसके पास होने चाहिए अपनी बाहर वाली ऑक्टेट को स्टेबल करने के लिए। आगे चलते हैं एम शेल के ऊपर। तो एम शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन इसकी ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन से भी कंप्लीट हो सकती है। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसके अंदर जो हमारा एम शेल होता है, इसको अगर 8 इलेक्ट्रॉन, मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है अपनी ऑक्टेट को स्टेबल करने के लिए। मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन इसकी ऑक्टेट के अंदर आ सकते हैं। मतलब क्या, अगर 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे इसको एम शेल को, तो ये उतने में भी सेटिस्फाई हो जाएगा कि चलो कोई बात नहीं, मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इसको 18 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो ये उसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन्स तक इसके अंदर आ सकते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत इसे नहीं होगी। सेम एन शेल के साथ भी है। जो एन शेल है उसके पास भी 32 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 32 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ 32 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आ सकते हैं। अब पूरा वैलेंसी का कंसेप्ट समझते हैं, लेकिन उससे पहले किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं इन शेल्स के अंदर वो सीखते हैं। अब हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का हम लोगों को ये पूरा बनाना है, मान लो ऐसे डायग्राम बना के दिखाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर में हम लोग न्यूक्लियस बनाएंगे, और उसके बाद क्या बनाएंगे हम लोग, के शेल। तो हमने के शेल ड्रॉ करा। अब हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर? हाइड्रोजन के पास होते हैं, ये देखिए हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन है, सिंबल है हाइड्रोजन का H, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो मैंने क्या करा है यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया है। सेकंड चलते हैं हीलियम के पास। हीलियम के पास, हीलियम का सिंबल क्या है, He, और इसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 2। तो के शेल के अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2। तो हमने ऐसा ही करा है, जो हमारा के शेल था उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। नेक्स्ट है हमारा लिथियम।
लिथियम के पास देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। लिथियम का सिंबल देख लीजिए Li, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 3, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो के शेल कंप्लीट कितने, मतलब के शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे के शेल के अंदर हम फिल कर देंगे और फिर हम एल शेल के अंदर फिल करना स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। तो हमने यही करा है। देखिए लिथियम के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए अंदर वाले शेल के अंदर, तो अब ये कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर और इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते, अब और इलेक्ट्रॉन्स की जगह नहीं है के शेल के अंदर। नेक्स्ट शेल की तरफ अब हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट शेल क्या है? एल शेल। तो एल शेल के अंदर फिर हमने 1 इलेक्ट्रॉन लगा दिया है, क्योंकि अभी 3 इलेक्ट्रॉन्स ही तो थे लिथियम के पास। देखो लिथियम के पास बेटा 3 तो इलेक्ट्रॉन्स थे। नेक्स्ट चलते हैं बोरॉन के पास। बोरॉन से पहले चलो बेरिलियम स्टेप वाइज समझते हैं। तो बेरिलियम जो है इसके पास देखते हैं कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? 4। तो हम लोग क्या कर देंगे, के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब के वाला शेल कंप्लीट। एल शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बाकी जो बचे हुए हैं वो डाल देंगे। तो 2 + 2 4, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए। देखते हैं बेरिलियम के अंदर, ये रहा Be। तो इसके अंदर हमने क्या करा है, अंदर वाली ऑक्टेट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, तो ये कंप्लीट हो गए अंदर वाली ऑक्टेट। फिर बाहर हमने क्या करा है, 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए थे उनको रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरीके से आप आगे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आगे चलते हैं, हम लोग थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप लेते हैं या थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम ले लिया हमने। मैग्नीशियम के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? 12। तो मतलब के शेल के अंदर उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और जो हमारा एल शेल था उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे मैग्नीशियम के? तो देखो 8, क्योंकि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं एल शेल के अंदर? 8। फिर क्या होगा, 8 + 2 10। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन और बच गए। तो अब इन 2 इलेक्ट्रॉन को हम कौन से शेल में दिखाएंगे? एम शेल के अंदर। तो देख लेते हैं हम लोग लिथियम का। सबसे पहले देखिए मैग्नीशियम का क्या सिंबल है? Mg। तो Mg के अंदर देखते हैं, जैसा मैंने आपको समझाया है वैसा हुआ है या नहीं हुआ। तो अंदर वाले शेल के अंदर हमने कितने इलेक्ट्रॉन फिल करे हैं? 1 2। तो अब ये अंदर वाला शेल कंप्लीट। नेक्स्ट शेल की तरफ चलते हैं। के बाद कौन सा शेल आता है? L। देखो के के बाद कौन सा शेल आता है? L। L शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? मैक्सिमम 8। तो हम इधर फिल करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैग्नीशियम के इस वाले शेल के अंदर, नेक्स्ट वाले शेल के अंदर 8 आ गया। अब ये भी कंप्लीट हो गया एल शेल भी। अब हम कौन से शेल पे जाएंगे? एम पे। तो अब जो हमारे बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स थे उन्हें हम लोग एम शेल के अंदर दिखा देंगे। तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने शेल्स के अंदर हैं। अब इसके बाद आपको जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वैलेंसी वाली, वो भी हम लोग सीखते हैं। वैलेंसी से पहले एक छोटी सी स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ। एक लड़का है और एक लड़की है। वो लड़का उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए क्या कर सकता है, और उन दोनों को मतलब कैसे क्या चीज़ एक साथ ला सकती है? सोचो। बहुत बच्चों का जवाब होगा कि सर वो उसे डायरेक्टली जाके बोल सकता है। हाँ ठीक है, लेकिन उसको इम्प्रेस किस तरीके से कर सकता है वो लड़का? क्या कर सकता है वो उसके साथ? उसको सर फ्लावर दे सकता है, ठीक है। और क्या दे सकता है? सर उसको और भी बहुत सारी चीज़ें वो दे सकता है। हाँ सर ठीक है। तो यही हमारा कुछ वैलेंसी वाला कंसेप्ट यहाँ पर समझ में आएगा आपको। अभी स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं शेल्स के अंदर। अब सीखते हैं कि वैलेंसी कैसे निकाली जाती है। तो मान लो हमारा हाइड्रोजन है और हमें हाइड्रोजन की वैलेंसी निकालनी है। तो वैलेंसी निकालना सीखते हैं, कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। और इस के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? सर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए क्या चीज करना आसान होगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देना या फिर किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेना, जिससे कि वो के शेल को कंप्लीट कर पाए। तो क्या चीज आसान होगी? आपको क्या चीज इजी लगती है? सर दोनों ही चीजें कर सकता है, या तो किसी को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर किसी से 1 इलेक्ट्रॉन अपना ले ले। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1। मतलब कि ये 1 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और 1 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। आगे चलते हैं हीलियम के पास।
हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं हीलियम के पास। इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा? जो के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे आ जाएंगे, तो के शेल तो कंप्लीट हो गया। तो हाइड्रोजन को ना ही हीलियम को ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो के शेल है उसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं और हीलियम के पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर फिल हो गए हैं। तो इसका जो हम लोग ये देखते हैं कि अब इसको किसी से भी ना ही इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है, ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है। इट इज़ कंप्लीट। नेक्स्ट लिथियम के ऊपर आते हैं हम लोग। लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सर 3 इलेक्ट्रॉन्स है लिथियम के पास। तो ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि लिथियम के अंदर हम लोग कैसे फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स के अंदर। देखो, जो हमारा के शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2। जो हमारा एल शेल है उसके अंदर कितने आ जाएंगे? 1। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि जो हमारा लिथियम है इसके अंदर जो एल शेल है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, लेकिन इसके पास तो एक ही है। तो इसके लिए क्या इजी होगा? किसी से 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना उधार, या फिर अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देना। क्वेश्चन सोचो अपने दिमाग के अंदर और इस चीज का जवाब दो। तो बहुत सारे बच्चों का आंसर यही आया होगा कि आसान तो ये होगा कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1, कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। दिस विल बी इजी फॉर इट। तो वो ये कर सकता है। अब आगे चलते हैं, बेरिलियम के पास चलते हैं। अब बेरिलियम के पास आप आए हो तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने हैं? 4। अच्छा सर, तो के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं? 2। और एल शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं हम लोग? 2। एल शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसकी ऑक्टेट को प्रॉपरली वहां पर वो फंक्शन कर पाए, या फिर उसकी ऑक्टेट बैलेंस हो पाए? तो हम लोगों को कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। 8 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल के अंदर होने चाहिए। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हम लोग देखते हैं बेरिलियम के पास? सिर्फ 2 हैं। तो इसके लिए क्या चीज़ आसान होगी? और किसी से 6 इलेक्ट्रॉन्स उधार लेना, या फिर अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देना। इमेजिन करो। तो आप सबका आंसर यही होगा कि आसान तो ये होगा कि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर दे। तो ये यही करता है, और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोल देते हैं? वैलेंसी बोल देते हैं। और इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो वैलेंसी निकालना इतना ही सिंपल है। आपको बस अपने आप से ये क्वेश्चन करना है कि पर्टिकुलर किसी भी एलिमेंट के लिए क्या चीज़ आसान होगी अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। जैसे के एल एम एन जो ये हमारे शेल्स हैं, इनको कंप्लीट करने के लिए के शेल को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एल शेल को कितने चाहिए? 8। एम को स्टेबल बनाने के लिए इसकी ऑक्टेट को 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। वैसे कितने आ सकते हैं? देखो 18 आ सकते हैं मैक्सिमम। देखो कितने आ सकते हैं एम शेल के अंदर? 18 आ सकते हैं। लेकिन अगर इसको 8 भी मिल जाते हैं तो ये स्टेबल हो जाएगा, मतलब इसे 8 तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो आगे देखते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेते हैं। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं? 8 हैं। ठीक है सर, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 आएंगे। एल शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन के लिए आसान क्या होगा? अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देना, या किसी से 2 इलेक्ट्रॉन उधार ले लेना। बहुत सिंपल है इसका आंसर। तो सर किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेना। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2। मतलब क्या? वैलेंसी हम लोग इसी चीज को बोलते हैं, किसी को लेना या फिर किसी को कुछ देना या फिर किसी से कुछ ले लेना। तो ये हमारा वैलेंसी का मतलब लेन देन वाला गेम है। तो इसको मतलब 2 अगर किसी से इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो इसकी जो एल वाली शेल है वो कंप्लीट हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये चीज़ है। आगे चलते हैं हम लोग सोडियम के पास, Na। सोडियम के पास चलते हैं। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 11। तो बाहर वाली ऑक्टेट के अंदर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देते हैं। एल वाली इलेक्ट्रॉन हमारी एल वाला शेल जो है, इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, एल के वाला जो शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? सोडियम के अंदर 2। एल वाला जो शेल है उसके अंदर कितने आ जाएंगे? 8। तो अब ये 2 8
कितने हो गए 10 हो गए टोटल ये। अब 10 होने के बाद अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन L वाले के अंदर फिर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं कि सोडियम के लिए क्या चीज करना आसान होगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करना या किसी से 7 इलेक्ट्रॉन्स उधार लेना। सिंपल आंसर होगा सभी बच्चों का कि सर किसी को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देना या फिर अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करना। आगे चलते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट लेते हैं, दैट इज सल्फर। सल्फर की तरफ चलते हैं। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं 16। तो K वाले शेल के अंदर हमने 2 फिल करे हैं, L वाले शेल के अंदर हमने 8 फिल करे हैं और M वाले शेल के अंदर हमने 6 फिल करे हैं। तो M वाले शेल को मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है स्टेबल होने के लिए, मतलब वो सही से काम कर पाए 8, और मैक्सिमम 18 उसके अंदर आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स की तो इसे ज़रूरत है, इतने तो इसे चाहिए ही चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो अब मैं आपसे फिर दोबारा क्वेश्चन करता हूँ सेम, कि इस सवाल का जवाब दो कि जो हमारा सल्फर है इसके लिए क्या चीज़ करना आसान होगा, अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देना या किसी से 2 इलेक्ट्रॉन्स उधार लेना। सबका आंसर सेम ही होगा कि सबसे सिंपल तो ये होगा किसी से 2 इलेक्ट्रॉन उधार ले ले। तो इसकी वैलेंसी भी क्या होगी 2। ठीक है, क्लियर। अब यहीं पर एक हमारा एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन मतलब सबसे अलग जो वर्क करता है इन सब चीज़ों में सबसे अलग है, और इसी एक्सेप्शन के रिलेटेड आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया जा सकता है एग्जाम के अंदर। तो फॉस्फोरस की बात कर लेते हैं, दैट इज एन एक्सेप्शन जिसको आपको लर्न करना है। ठीक है, तो फॉस्फोरस के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं देखते हैं। फॉस्फोरस के अंदर होते हैं सर 15 होते हैं फॉस्फोरस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग फिल करते हैं। सबसे पहले K वाले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स डाले, नेक्स्ट वाले L वाले शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स डाले। ठीक है, तो 2 इसमें डाल दिए, 8 इसमें डाल दिए, हाँ 2 फिर 8 इसके अंदर डाल दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले शेल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में M वाले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हमने पुट कर दिए। अब चाहिए तो इसको मिनिमम रिक्वायरमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स की होती है M वाले शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स की। अब पूछता हूं मैं फिर दोबारा आपसे वही सवाल कि क्या इसके लिए आसान होगा अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना या फिर किसी से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेना। सब बच्चों का सिंपल आंसर यही होगा कि किसी से 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेना, बहुत ही इसके लिए आसान हो जाएगा। हाँ, ये बात सही है आपकी कि किसी से भी 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेना, लेकिन इसके पास फॉस्फोरस के पास स्पेशल जादुई शक्ति है कि ये अपने मतलब किसी से 3 इलेक्ट्रॉन्स ले भी सकता है और अपने 5 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। मतलब ये अभी सबसे अलग काम करता है इस वैलेंसी वाले केस में। तो इसको सिर्फ आप याद कर लेना, बाकी सबका वैलेंसी के अंदर यही सिस्टम चलेगा। आप अपने आप से क्वेश्चन करो फटाफट रफ के अंदर, अगर आपको पता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एलिमेंट के अंदर हैं तो आप उससे उसकी वैलेंसी निकाल पाओगे। ठीक है, अब यहीं से एक और चीज भी आपको पता चलेगी, बुक के अंदर जो भी चीज आपको दी है दैट इज फॉर अ रीजन, ऐसे ही नहीं दे दी है। अभी हमने पूरा वैलेंसी वाला कंसेप्ट तो समझा, ठीक है, लेकिन यहां पर बुक के अंदर एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन सब के बारे में भी लिखा हुआ है। तो ये क्यों दिए हुए हैं? अच्छा, थोड़ा सा स्टार्टिंग में चलते हैं इस चैप्टर के। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स का वेट क्या होता है, नेग्लिजिबल, ना बराबर, जिसको हम लोग कंसीडर भी नहीं करते। हम लोग बोलते हैं कि इनका तो कुछ वेट है ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन का वेट इज नेग्लिजिबल, ना बराबर। तो हम लोग अगर किसी भी एलिमेंट का वेट पता करना है हमें, तो हमें किसका वेट पता होना चाहिए? सर प्रोटॉन का। और किसका? न्यूट्रॉन का, क्योंकि न्यूट्रॉन का भी तो वेट प्रोटॉन जितना ही था। तो अगर हम लोग देखें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर, तो हम लगभग उसके वेट का अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है? 1, लेकिन इसके पास एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। तो इसी वजह से हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1, और एटॉमिक मास भी क्या होगा? 1। अच्छा, एक और चीज इसी के साथ,
जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको दिख रहे हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, उसी से हमें पता चल जाता है उसका एटॉमिक नंबर। देखो हीलियम के पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, 2, और एटॉमिक नंबर क्या है इसका 2। अब यहाँ पर 6 ले लो, किसके हैं, कार्बन के पास, और एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा इसका 6। और एक और चीज़ कि आपको ये तो पता चल गया, मान लो अगर मैंने आपको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बता दिया तो आप बता सकते हो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, लेकिन आप ये भी बता पाओगे कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। समझते हैं। देखो अगर मैंने आपको बोला कि बेटा सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, अब मेरे को बताओ कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, तो आप बोल दोगे सर 11, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन से ही तो हम लोग लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब बेटा आप ये भी बताओ कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसके अंदर 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्या कि 11 अगर प्रोटॉन है तो 11 ही हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव सेम ही रहेगा, 11 प्रोटॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछ लिया तो नहीं बता पाओगे आप। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन को जब हम लोग ऐड करते हैं तब हम लोग एटॉमिक मास निकाल पाते हैं। कैसे निकाल पाते हैं, ज़रा आप देख सकते हो। अगर आपको सोडियम का एटॉमिक मास याद होगा तो 11 और 12 को जब आप ऐड करोगे, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 11 और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 12, तो इनको जब आप ऐड करोगे दैट विल बी 23। और सोडियम का एटॉमिक मास भी क्या होता है 23। कोई भी एलिमेंट ले लो, ये ले लो आप, देखो कोई भी एलिमेंट, जैसे आपने ये ले लिया 5 है, इसके पास 6 है, तो आप बोरॉन का अगर एटॉमिक मास देखोगे सो दैट विल बी 11। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जब आप ऐड कर लेते हो, आपको पता है किसी भी एलिमेंट के अंदर कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है, तो आप उसका एटॉमिक मास निकाल सकते हो। और हम लोग एटॉमिक नंबर कैसे पता कर सकते हैं, अगर आपको एलिमेंट के अंदर कितने प्रोटॉन हैं तो आप बता सकते हो कि उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। या फिर अगर आपको कोई एटॉमिक नंबर बता दे, जैसे मैंने आपको 7 बता दिया कि 7 इज एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का, मतलब नाइट्रोजन का 7 बता दिया। अब आप बताओ उसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, सर सेम होंगे, 7 होंगे। अगर मैंने आपको बोला कि किसी चीज़ के अंदर टेल द नेम ऑफ द एलिमेंट हु हैव 8 प्रोटॉन्स, तो आप क्या बताओगे, आपका आंसर क्या होगा, सर अगर 8 प्रोटॉन्स है उसके अंदर तो उसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा 8। तो मतलब किसकी बात हो रही है, ऑक्सीजन की बात हो रही है। तो 2 मिनट में आप आंसर बता दोगे। फिर मैंने आपसे पूछ लिया कि बेटा बताओ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो फिर आपको ध्यान आ जाएगा कि जितने एक एलिमेंट के अंदर प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप तुरंत बता दोगे कि 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पूरा टेबल अच्छे से समझ में आया होगा। इसके साथ मैं आपको बताता हूँ कि आर्गन तक, यहाँ तक देखो, आर्गन तक जितने भी ये एलिमेंट्स दिए आर्गन तक, इन सब के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इनका क्या चीज़ पता होनी चाहिए आपको, बेसिकली आपको एटॉमिक नंबर इनका बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और क्या चीज़ पता होनी चाहिए कि इनके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो अगर आपको एटॉमिक नंबर पता होगा तो आप ऐसे ही बता दोगे कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर प्रेजेंट है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल के अंदर, एम के अंदर या फिर एन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ये भी आप बता पाओगे। तो थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर आपको मेहनत करनी है और इस चार्ट को तो लर्न करना है, ये आगे जाकर भी आपके बहुत काम आने वाला है। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा आप सबके ही दिमाग में, इवन हर किसी के दिमाग में आता है जब वो ये चैप्टर पढ़ता है, कि आखिर वैलेंसी का काम कहाँ पर आता है, क्यों हमें वैलेंसी जाननी पड़ रही है एलिमेंट्स की, और हम लोग वैलेंसी से क्या कर पाएंगे। तो अभी इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैंने आपको एक स्टार्टिंग में छोटी सी हिंट दी थी कि एक बॉय एक गर्ल को प्रपोज करने के लिए या फिर उसे लाइक करता है तो उसके लिए वो क्या क्या करेगा, एक लड़का एक लड़की के लिए क्या क्या कर सकता है, इमेजिन करने के लिए बोला था आपको। तो वो क्या करेगा, उसको गिफ्ट्स देगा। गिफ्ट्स के अंदर क्या हो सकता है, चॉकलेट हो सकती है, और क्या हो सकता है सर, फ्लावर्स हो सकते हैं, न्यू क्लोथ्स हो सकते हैं, बैग हो सकता है, शूज़ हो सकते हैं। तो ये सब वो उसे गिफ्ट में देगा। तो लड़की क्या हो जाएगी, इम्प्रेस हो जाएगी। और जब लड़की और लड़का दोनों एक दूसरे से खुश हो जाएंगे तो दोनों के अंदर क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड बन जाएगा, यही तो केमिस्ट्री के अंदर होता है। तो इसीलिए हमें वैलेंसी की ज़रूरत पड़ती है। अभी जो आपने लड़के और लड़की की स्टोरी समझी थी,
ऐसे ही इमेजिन करो Na को और Cl को। सबसे पहले हम लोग Na के अंदर क्या फिल करेंगे, मतलब कि सोडियम के अंदर क्या चीज़ फिल करेंगे हम लोग, कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है कितने शेल्स के अंदर, तभी तो हम उसकी वैलेंसी निकाल पाएंगे। तो हम लोग सोडियम की वैलेंसी निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग K शेल के अंदर देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। L शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और M शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर सोडियम के लिए क्या चीज़ आसान होगी, 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी से उधार लेना, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी से गेन करना, या फिर इस 1 इलेक्ट्रॉन को किसी को डोनेट कर देना। तो आसान चीज़ होगी सर 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देना। अच्छा, यहीं पर क्लोरीन को ले लेते हैं, Cl को। Cl का हम लोग एटॉमिक नंबर 17 है, तो इतने ही नंबर ऑफ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। जितने नंबर ऑफ हमारा जितना एटॉमिक नंबर होता है और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसा हमने अभी पढ़ा था। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 17। तो इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेल्स के अंदर। तो K शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। L शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। और M शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। 2 8 7। मतलब M वाले शेल को 8 चाहिए अपनी ऑक्टेट को, M ऑक्टेट को स्टेबल करने के लिए उसे 8 इलेक्ट्रॉन्स की मिनिमम ज़रूरत पड़ती है। तो वो क्या कर सकता है, वो इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को जो उसकी बाहर वाली ऑक्टेट में, इनको किसी को डोनेट कर दे, या फिर किसी से 1 इलेक्ट्रॉन उधार ले ले। क्या चीज़ आसान होगी, तो सबका आंसर होगा कि सर 1 इलेक्ट्रॉन किसी से उधार ले ले। तो यही होता है। ये जो क्लोरीन है इसको आप एज अ गर्ल समझ लो, और जो हमारा सोडियम था इसको एज अ बॉय समझ लो। तो इस लड़के ने क्या करा, इस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए, मतलब इसको क्लोरीन को इम्प्रेस करने के लिए क्या करा, सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो उसकी वैलेंसी थी, देखो वैलेंसी क्या थी कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था और ये किसी को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इसने ये 1 इलेक्ट्रॉन किसको दिया, क्लोरीन को दिया, उस गर्ल को गिफ्ट दे दिया। क्लोरीन को जैसे ही ये गिफ्ट मिला तो क्लोरीन का जो आउटर शेल था, देखो M वाला जो शेल था इसके अंदर 7 थे, तो इसको 1 एक्स्ट्रा मिल गया, तो अब ये 8 हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, Na और Cl का बॉन्ड बन जाएगा, दोनों एक साथ हो जाएंगे। कितनी प्यारी सी लव स्टोरी थी। यही तो यार केमिस्ट्री का मतलब है। देख रहे हो क्या केमिस्ट्री चल रही है। इसलिए वैलेंसी की जरूरत पड़ती है। अगर हमें एलिमेंट से कंपाउंड बनाने हैं, हमें केमिकल रिएक्शन करवाना है, नए नए सब्सटेंस बनाने हैं, वहां पर काम आती है वैलेंसी। और इसी तरीके से काम आती है वैलेंसी जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया। अब इसके साथ एक छोटा सा कंसेप्ट और जुड़ा हुआ है। क्या आप कभी बाहर मंदिर के पास जाते हो, या फिर मस्जिद के पास जाते हो, या गुरुद्वारे के पास जाते हो, तो आपने बैगर्स को देखा होगा। चर्च के बाहर भी होते हैं कुछ बैगर्स। तो आप जब उन्हें कोई चीज़ डोनेट करते हो तो आपको कैसा फील होता है, जैसे आपने पैसे दे दिए, चॉकलेट दे दी या बिस्किट दे दिया, आपको कैसा फील होता है। ऑब्वियसली सब बच्चों को पॉजिटिव ही फील होगा, अच्छा लगेगा कि हमने किसी को कोई चीज़ दी है। और जो आपसे ये चीज़ ले रहा है, बहुत बच्चों का जवाब होगा सर उसे भी अच्छा लग रहा होगा। नहीं, ऐसा सोचो कि उसको ये चीज़ आपसे लेनी पड़ रही है, मांगनी पड़ रही है, भीख मांगनी पड़ रही है, ही इज बेगिंग फॉर इट। तो उसकी कंडीशन कैसी होगी, उसको कैसा लगता होगा, बुरा, नेगेटिव। तो मतलब क्या, जो भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कौन डोनेट कर रहा था इस वाले केस के अंदर, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा था क्लोरीन को। तो सोडियम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि सोडियम ने कोई चीज दान करी है। और क्लोरीन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि उसने किसी से दान लिया है, उसको बुरा लगेगा कि मैंने किसी से भीख में 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। तो ऐसा होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई हो और ये आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया हो। तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमने रिवाइज करनी है और क्या क्या चीज़ें हमने पढ़नी है इस चार्ट से, क्योंकि ये चार्ट, दिस इज़ द मेन चार्ट जो इस चैप्टर का है और इसको अच्छे से आपको समझना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। तो मतलब क्या, एटॉमिक नंबर क्या चीज़ शो करता है, किसी भी एलिमेंट के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं। तो हम लोग प्रोटॉन्स को काउंट करके बता सकते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा किसी भी एलिमेंट का। जैसे यहाँ पर 1 है,
हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे 1, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे चलते हैं, हम लोग ले लेते हैं बोरॉन को। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 5, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके अंदर कितने होंगे 5, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 5। आगे चलते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन का आप देखो कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है 8, तो मतलब अब आप आसानी से देख के बता सकते हो कि कितना इसका एटॉमिक नंबर होगा, तो इसका एटॉमिक नंबर भी 8 होगा। अब प्रोटॉन 8 है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर, सर 8 ही होंगे, सेम ही होगा। आगे चलते हैं सोडियम के पास। सोडियम के पास कितने प्रोटॉन है 11, तो इसका एटॉमिक नंबर भी क्या हो जाएगा 11। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसके पास 11, सेम ही सेम चलता है। आगे अब इसके अंदर हमने देखा था कि कैसे वैलेंसी निकालते हैं, तो के शेल के अंदर मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2, मतलब इसकी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो ये कंप्लीट हो जाता है। देखो यहां पर कंप्लीट हो गया था, हीलियम जो था हमारा, इसकी के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे। तो अब इसको किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है या फिर किसी को इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है, नहीं, तो इसी वजह से इसकी वैलेंसी क्या हो गई थी 0 हो गई थी। अब देखते हैं हम लोग कि फिर एल शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है उसको स्टेबल बनाने के लिए। तो यहां पर हम लेते हैं लिथियम का एग्जांपल। लिथियम के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे 2, तो ये कंप्लीट हो गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन हमारा बचा, तो हमने एल शेल के अंदर उसे पुट करा। तो अब ये एल शेल जो है इसके लिए क्या आसान होगा लिथियम के लिए कि ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले या फिर इस 1 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दे। तो आप बोलोगे सबसे आसान होगा इसके लिए कि एक अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारे लिथियम की वैलेंसी क्या हो गई 1। ओके, तो इस तरीके से हम लोग वैलेंसी भी निकाल सकते हैं। याद रखो कि के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, एल शेल के अंदर कितने आते हैं 8, और एम शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, लेकिन उसको मिनिमम 8 की रिक्वायरमेंट होती है अपने आप को बैलेंस करने के लिए या फिर अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। ठीक है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स तो मिनिमम एम को चाहिए ही। अगर 8 से ज़्यादा होते हैं तो वो उनको भी रख लेगा, 18 तक वो रख सकता है, उसको कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस चीज़ का याद रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो किस तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे अभी 9th क्लास में। देखो के शेल में हमें हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, एल में 8 और एम के अंदर भी मिनिमम 8। तो क्या हो जाएगा 2 8 8, इसमें 2, इसमें 8 और एम वाले में भी 8। अच्छा, क्लोरीन का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्लोरीन को देखो, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 17, तो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने 17। ठीक है सर, अब हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करेंगे हम। के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए हमने, एल शेल के अंदर हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम शेल के अंदर 8 + 2 क्या हो गया 10 हो गया। तो अब कितने बचे थे, ये 17 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स बचे, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को किस में डाल दिया एम शेल के अंदर। तो यहाँ पर एम शेल के अंदर मैंने 7 इलेक्ट्रॉन्स को डाला। अब सोचो क्लोरीन के लिए क्या चीज़ आसान होगी, अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देना या फिर किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेना। तो आसान होगा कि किसी से 1 इलेक्ट्रॉन वो ले ले। आगे चलते हैं हम लोग फ्लोरीन के पास। क्लोरीन के बाद फ्लोरीन, हाँ, तो फ्लोरीन के अंदर देखते हैं हम लोग कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। देयर आर 9 प्रोटॉन्स। तो एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका 9, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 9। तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉन्स का, देखो 2 के शेल के अंदर, एल शेल के अंदर 7। तो इसके लिए क्या आसान होगा, एल शेल के अंदर मिनिमम 8 की चाहिए स्टेबल बनाने के लिए ऑक्टेट को, एल शेल की ऑक्टेट को। तो ये क्या बोलेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के लिए किसी से लेना आसान होगा या फिर अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स देना। तो 1 इलेक्ट्रॉन लेना होगा, सो दैट इज वाई इट्स वैलेंसी इज 1। आगे चलते हैं हम लोग नियॉन के पास। तो नियॉन के अंदर देखो, बच्चे थोड़ा इसमें कंफ्यूज होते हैं। नियॉन में एटॉमिक नंबर है 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 10 होंगे। आगे चलते हैं, के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए,
एल शेल के अंदर मैंने 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। एल शेल को कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है? 8 की। तो मैंने क्या करा है, नियॉन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिल कर दिए। तो अब मुझे किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की या फिर किसी को इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है? देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से। नहीं सर, देने की ज़रूरत तो नहीं लग रही। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 0, सिंपली 0, क्योंकि ना ही हमें इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है, ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है इस केस में। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वाला आपको अच्छे से समझ में आया होगा टॉपिक, ये चार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आप क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हो, प्रोटॉन पता कर सकते हो और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर, और उसकी वैलेंसी बता सकते हो। तो और वैलेंसी का क्या इंपॉर्टेंस होता है, वैलेंसी बॉन्ड बनाने के लिए यूज़ होती है। तो वैलेंसी का भी आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आई होप स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं हम लोग, और थोड़ी सी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको इंट्रोड्यूस करा गया है। मोरओवर जो हमारे आइसोटोप्स हो गए, आइसोबार्स हो गए, इनके बारे में हम बड़ी क्लासेस में मतलब 11th में जाकर डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी आपको इनके बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर, अगर हमें एटॉमिक नंबर फाइंड करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए? क्या पता होना चाहिए? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वलेंट टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास किसी चीज़ का पता करना होगा तो हमें क्या करना होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज़ का एटॉमिक मास पता कर सकते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करा जाता है, तो यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दिखाया गया है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमें सबसे टॉप पर मास नंबर लिखना है, उसके बाद सिंबल, जो भी एलिमेंट है उसका सिंबल, उसके नीचे फिर एटॉमिक नंबर। तो इस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना है। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करा गया है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का क्या है? ये सिंबल है। अब नाइट्रोजन का ऊपर क्या लिखा गया है? मास नंबर, और नीचे क्या है? एटॉमिक नंबर। देखो यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हो कि दिस इज नाइट्रोजन, N है, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 7 एंड एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हम लोग इन्हें ऐड कर देंगे, सो दैट विल बी 14। तो यहाँ पर यही है, जो मास नंबर है वो ऊपर है 14 और नीचे क्या है हमारा? एटॉमिक नंबर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं किस चीज़ के ऊपर? अब हम लोग चलते हैं आइसोटोप्स के ऊपर। तो आइसोटोप्स के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं क्लोरीन का। 2 टाइप के क्लोरीन होते हैं। टाइप 1 के क्लोरीन के अंदर 17 प्रोटॉन्स हैं और 18 न्यूट्रॉन्स हैं, और टाइप 2 के क्लोरीन के अंदर 17 प्रोटॉन है और 20 न्यूट्रॉन है। तो अब दोनों चीज़ें, मतलब दोनों चीज़ों का, टाइप 1 वाले का भी और टाइप 2 वाले का भी, प्रोटॉन सेम है। इसका मतलब क्या? एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। जैसे देखो एटॉमिक मास कैसे डिफरेंट होगा? अगर आप ऐड करोगे 17 प्लस 18 तो 35 आएगा, और अगर आप ऐड करोगे 17 प्लस 20 तो 37 आएगा। तो इन दोनों का एटॉमिक मास डिफरेंट है और एटॉमिक नंबर सेम है। तो इन वाले टाइप के हम लोग, इन वाले टाइप के सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? इन वाले सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मतलब इनके पास डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। ये टाइप 1 वाले के पास 18 न्यूट्रॉन थे, टाइप 2 वाले के पास 20 न्यूट्रॉन थे, लेकिन सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे। तो ये होते हैं हमारे आइसोटोप्स। तो अब आप आइसोटोप्स अगर आपको कोई बोलता है तो कंफ्यूज नहीं होना, आइसोटोप्स की भी आपको प्रॉपर डेफिनेशन मैंने बता दी है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं आइसोबार्स के बारे में। अभी हमने पढ़ा था आइसोटोप्स के अंदर क्या हुआ था? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम थे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स थोड़े डिफरेंट थे। लेकिन आइसोबार्स के केस में क्या करते हैं हम लोग? नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट और एटॉमिक मास सेम। अच्छा सर, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हमने एग्जाम्पल लिया है सल्फर और पोटेशियम का। सल्फर का एटॉमिक मास है 40 और एटॉमिक नंबर है 16। दूसरा एग्जाम्पल है पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक मास है 40 और एटॉमिक नंबर है 19 है। मतलब दोनों का
एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक मास सेम है, तो इसके अंदर क्या हो सकता है? मतलब नंबर ऑफ जितने प्रोटॉन्स होते हैं वही तो हमारा एटॉमिक नंबर होता है, तो प्रोटॉन्स तो क्या थे इन दोनों के? डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या है, किसके अंदर चेंज आया है? न्यूट्रॉन के अंदर। तो सल्फर का हम लोग देखते हैं, सल्फर के अंदर 16 प्रोटॉन्स प्रेजेंट थे क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर भी 16 है। मतलब 16 प्लस 24 क्या होंगे इसके अंदर? न्यूट्रॉन्स होंगे। तो आप जब 16 प्रोटॉन प्लस 24 न्यूट्रॉन करोगे तब आपका आएगा 40U एटॉमिक मास। और यही केस हम पोटेशियम के अंदर देखते हैं। तो पोटेशियम के अंदर कितने प्रोटॉन थे? 19 प्रोटॉन्स थे क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 19 था। तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे? 21 न्यूट्रॉन्स होंगे, तभी तो इसका एटॉमिक मास 40U होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर प्रोटॉन्स चेंज हुए हैं और न्यूट्रॉन्स, हमारे यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि न्यूट्रॉन्स के अंदर भी चेंज था। तो यहां पर क्या हुआ है, हमारा नंबर ऑफ जो एटॉमिक नंबर था वो चेंज हुआ है लेकिन एटॉमिक मास सेम रहा है। 40 था, 40 पोटेशियम का भी 40 और सल्फर का भी 40। तो ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोल देते हैं? आइसोबार्स। तो आइसोबार्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी? एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विथ सेम एटॉमिक मास। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स लेकिन उनका सेम एटॉमिक मास होता है। और आप एग्जाम्पल यही लिख सकते हैं सल्फर और पोटेशियम का। एग्जाम में अगर आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं, इतना ड्रॉ करके और ये एग्जाम्पल्स देके, तो मैम आपको फुल मार्क्स दे देंगी। डिफरेंस आपको पता चला होगा। आइसोटोप्स के अंदर क्या होता है? आइसोटोप्स के अंदर क्या होता है? बताओ। आइसोटोप्स का क्या था? आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या था इसके अंदर? न्यूट्रॉन के अंदर चेंज हुआ था। न्यूट्रॉन के अंदर हमें चेंज देखने को मिला था आइसोटोप्स के अंदर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये डाउट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि व्हाट आर आइसोटोप्स एंड व्हाट आर आइसोबार्स। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं तो फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दो, क्वेश्चन आंसर्स भी मैं बना दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।